हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे कि डार्विनवाद क्या होता है। मैंने उसके सिद्धांत के बारे में बताया था। आज उसकी आलोचना के बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है कि डार्विनवाद अवशेषी अंगों को उपस्थित तथा अंगों के प्रयोग में लाने या ना लाने के प्रभाव का उल्लेख नहीं करता। ये इसकी कमी थी। डार्विनवाद ने दैहिक व जनन सेल में पाई जाने वाली विभिन्नताओं में अंतर नहीं किया, क्योंकि दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। ये कमी बताई। फिर तीसरा बताया, समर्थ के जीवत्व की व्याख्या तो करता है, बट समर्थ की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चौथा पॉइंट बताया कि डार्विन ने कृत्रिम वरण द्वारा पालतू जानवरों की नस्लों व फसलों वाले पौधों की किस्में सुधारने का वर्णन किया है कि वातावरण के कारण जीवों में होने वाले कायिक परिवर्तन संतति में वंशागति नहीं होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट बताया कि डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद संयोजी कड़ियों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता। किसकी व्याख्या नहीं करता? संयोजी कड़ियों की व्याख्या नहीं करती है। फिर सातवां बताया कि डार्विनवाद रचनाओं की उत्पत्ति एवं अतिवृद्धि की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि अनेक अनुपयोगी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। उदाहरण के लिए बताया कि आयरलैंड के बारहसिंगे के जो सींग थे उसके नष्ट होने का कारण बने, फिर भी ये छोटे होने की अपेक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होते गए, विकसित होते गए, और शत्रुओं से बचने के लिए जंगल में भागते समय इन सींगों के कारण झाड़ियों में उलझकर गिर पड़ते थे और शत्रु द्वारा पकड़ लिए जाते थे। तो बारहसिंगा के जो सींग थे वो उनकी मृत्यु का कारण होते थे। फिर दूसरा बताया कि स्वीडलॉन चीतों ने दांत का अत्यधिक विकास पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में होता गया, जो उनके लिए अनुपयोगी और हानिकारक सिद्ध हो गए। तो ये डार्विनवाद की क्या थी? आपत्तियाँ थी, आलोचनाएँ थीं। फिर आता है कि नव डार्विनवाद या विकास की आधुनिक संश्लेषणवाद। इसमें जैव विकास के स्तर बताए थे। नंबर 1, पहले विभिन्नताएं बताई। विभिन्नताएं क्या थी? कि केवल लाभदायक और वंशागत विभिन्नताएं जैव विकास में ही सहायक होती हैं। फिर दूसरा बताया कि उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। यद्यपि ये उत्परिवर्तन जीवों के जीवन काल में युग्मनज से लेकर भ्रूण की मृत्यु से पहले तक किसी भी समय अथवा युग्मक के बनते समय तक कभी भी हो सकता है। फिर अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वातावरण में होने वाले परिवर्तनों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। उस वातावरण के अनुरूप वह वहाँ पर जीवित रहता है और जो अन्य होते हैं वो मर जाते हैं। फिर जैसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट ही हो गया, और ध्रुवीय प्रदेशों में भालू, पैंग्विन आदि, ये सब अनुकूलन से ही है। फिर प्राकृतिक वरण क्या होता है? प्राकृतिक चयन किसी भी जीव में होने वाले परिवर्तनों के समय एक दिशा को निर्धारित करता है। यह लाभप्रद विभिन्नताओं एवं उत्पत्तियों को स्थापित करने के लिए उनकी वंशानुगति में सहायक होता है। फिर क्या है? जातियों का पृथक्करण, जातियों का अलग अलग, जैसे प्राकृतिक अवरोध, जैसे मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र एवं पर्वतात। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले जीवों की आबादियों में अंतरा प्रजनन हो सकते हैं, अतः इसमें भौगोलिक पृथक्करण भी हो सकता है। धीरे धीरे प्रत्येक आबादी अपने क्षेत्र के वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूल होकर बदलने लगती है। हजारों लाखों वर्षों में यह इतनी बदल जाती हैं कि इसके व अन्य क्षेत्रों की आबादियों के सदस्यों के बीच परस्पर जनन होना बंद हो जाता है। तो ये हमारे नव डार्विनवाद के विकास थे। फिर लैमार्कवाद और डार्विनवाद में तुलना के बारे में पढ़ेंगे। क्या बताया था लैमार्कवाद ने और डार्विनवाद ने। फिर बताएंगे ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स।